सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। जैसा कि बार बार हम बात करते रहे हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जो पहले के प्रश्न पत्र होते हैं वो बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो उसी क्रम में हम इस वीडियो में जो स्पेशल एजुकेशन का सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था 2015 में, जिसकी वैकेंसी निकली, और 2018 में जो पेपर करवाया गया, उस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इसमें 150 प्रश्न है, तो आज के वीडियो में हम 75 प्रश्नों को देखेंगे। इसका जो दूसरा भाग होगा उसमें हम आगे के बाकी बचे हुए 75 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, न केवल किसी परीक्षा में जो पहले के प्रश्न पत्र हैं उसी परीक्षा से संबंधित वो उपयोगी होते हैं, अपितु उसी संस्था के द्वारा कराए गए उसी सब्जेक्ट के जो और परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न पत्र हैं वो भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। कैसे? जैसे संस्कृत की जितनी भी परीक्षाएं आरपीएससी करवाती है, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, स्पेशल एजुकेशन हो, संस्कृत एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, तो उसमें जो पाठ्यक्रम है, अगर कुछ टॉपिक्स उनमें सेम है तो प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्न लगातार एक दूसरी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसी प्रकार जैसे जीके है, तो जीके के जो क्वेश्चन पेपर हैं जो आरपीएससी करवाती है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड हो, सेकंड ग्रेड से रिलेटेड हो, रीट से रिलेटेड हो, या इसके अतिरिक्त और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं करवाती है आरपीएससी, तो आपको, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो न केवल आपको सेकंड ग्रेड के पेपर देखने चाहिए, अपितु और परीक्षाओं के भी पेपर देखने चाहिए अगर उनमें कुछ कॉमन टॉपिक हैं तो। जैसे राजस्थान अगर रीट में भी है बहुत सारा, सेकंड ग्रेड में भी है, तो आपको दोनों के क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, क्योंकि प्रश्न कई बार इस परीक्षा से उस परीक्षा में भी रिपीट हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम स्पेशल एजुकेशन का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र इस वीडियो में हल करेंगे। अब संस्कृत में तो ऐसी कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं रहती, क्योंकि संस्कृत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं व्याकरण सब में सेम होता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे साहित्य के टॉपिक बहुत सिमिलर होते हैं, तो इसलिए संस्कृत भाषा में तो स्पेशली जो और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं आप देख सकते हैं, और ये तो वैसे भी सेकंड ग्रेड से संबंधित हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आ का ख ग घ एतेषाम उच्चारण स्थानम किम। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दूसरा प्रश्न है सुबंता नाम तिंगंता नाम च संज्ञा अस्ति। देखिए, ये जो पद संज्ञा से संबंधित प्रश्न है, चाहे ये स्पेशल एजुकेशन का पेपर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, चाहे सेकंड ग्रेड का पेपर हो, चाहे संस्कृत एजुकेशन का पेपर हो, सभी प्रश्न पत्रों में ये जो प्रश्न है ये रिपीट हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि दूसरे प्रश्न पत्र भी आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो सुबंत और तिगंत होते हैं उनकी क्या संज्ञा होती है? तो सुब तिंगंतम पदम। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उनकी होती है पद संज्ञा। तीसरा प्रश्न है व्यंजन वर्णस्य इत संज्ञकम सूत्रम निर्धारयत। व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा का निर्धारण करने वाला सूत्र कौन सा है? उपदेशे अच अनुनासिक इत हलंत्यम इतश्च इतश्च लोपः। तो इसमें जो उपदेशे अच अनुनासिक इत है, ये तो अच की इत संज्ञा का विधान करता है। दूसरा जो सूत्र है हलंत्यम, ये अंतिम हल की इत संज्ञा का विधान करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चौथा प्रश्न है संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम किम तत् निर्धारयत। संयोग संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है वो बताइए। तो संयोग संज्ञा क्या होती है? दो हलों की जिनके मध्य किसी भी अच का व्यवधान ना हो उनकी संयोग संज्ञा होती है, और इसका विधान करने वाला सूत्र है हलो अनंतरा संयोगः। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पांचवा प्रश्न है संहिता इत्यस्या संज्ञा विधायकम सूत्रम निर्धारयत। संहिता संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो संहिता संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। छठा प्रश्न है निम्नलिखितेषु सुबंत पदम निर्धारयत। निम्नलिखित में से
कौन सा सुबंत पद है, अर्थात कौन सा ऐसा पद है जिसमें सु इत्यादि विभक्तियां लगी हुई हैं, वो देखना है। तो नदी, जगाम, पपाठ, अपश्यत। तो क्या होगा यहाँ पर, बहुत ही सीधा और सामान्य प्रश्न है, यहाँ पर हो जाएगा नदी, क्योंकि सु आदि जो विभक्तियां हैं वो शब्दों में लगती हैं, शब्द रूप बनते हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही शब्द है नदी, इसके अतिरिक्त ये सारे धातु रूप से बने हुए शब्द हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा नदी। 7वां प्रश्न है यण प्रत्याहारस्य वर्णानाम का संज्ञा भवति। यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनकी क्या संज्ञा होती है। तो क्या संज्ञा होती है यण प्रत्याहारस्थ की, उनको कहा जाता है अंतःस्थ वर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 8वां प्रश्न है आभ्यंतर प्रयत्न कतिविधः। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5 प्रकार के, पंचविधः। 9वां प्रश्न है अनु प्लस अयः इत्यस्य संधि रूपम अस्ति। अनु प्लस अयः, इसका संधि रूप क्या बनेगा। तो उ के स्थान पर हो जाएगा व आदेश और यहाँ पर हो जाएगा अन्वयः। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। 10वां प्रश्न है हरिएतौ इत्यस्य संधि रूपम अस्ति। हरिएतौ में संधि रूप होकर क्या पद बनेगा। तो यहाँ पर जो पद बनेगा वो है हरिएतौ, क्योंकि यहाँ पर पहले प्रग्रह्य संज्ञा हो गई है इदुदेदु द्विवचनम प्रग्रह्यम से, और प्रग्रह्य संज्ञा होने के कारण प्रकृति भाव संधि यहाँ पर होती है, और प्रकृति भाव संधि होने के कारण यहाँ पर हो जाता है हरि प्लस एतौ हरिएतौ। 11वां प्रश्न है दिक् प्लस नागः इत्यस्य संधि रूपम अस्ति। दिक् और नागः में संधि होकर क्या पद बनता है। तो यहाँ पर पद बनता है दिंग नागः। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। कौन सी संधि यहाँ पर हुई है, तो इसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 12वां प्रश्न है सच्छीलः इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। सच्छीलः पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है सत प्लस शीलः सच्छीलः। यहाँ पर स्तुत्व होता है, छत्व संधि होती है और फिर पद बन जाता है सच्छीलः। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 13वां प्रश्न है उल्लेखः इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। उल्लेखः में क्या संधि विच्छेद होगा। तो उत प्लस लेखः उल्लेखः, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 14वां प्रश्न है लाकृति इत्यत्र कः संधि। लाकृति पद में क्या संधि हुई है। तो री प्लस आकृति लाकृति। तो री के स्थान पर ल आदेश कौन सी संधि में होता है, ये होता है यण संधि में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 15वां प्रश्न है एचो अयवायावः इत्यनेन सूत्रेण अव इत्यादेशः कस्य वर्णस्य स्थाने भवति। एचो अयवायावः सूत्र से अव आदेश कौन से वर्ण के स्थान पर होता है। तो यहाँ पर अव आदेश होता है ओ के स्थान पर। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1। 16वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु मात्रादेशः इति अस्य प्रयोगस्य सिद्ध्यर्थम शुद्ध संधि विच्छेदः कः। मात्रा आदेशः जो पद है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मात्री प्लस आदेशः मात्रादेशः, इस प्रकार से यहाँ पर पद बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 17वां प्रश्न है उपोषति इत्यत्र कः संधि। तो उप प्लस औषधि, यहाँ पर पद बनता है उपोषति, इसमें पररूप संधि हुई है। 18वां प्रश्न है तट्टिका इत्यस्य प्रयोगस्य शुद्ध संधि विच्छेदः कः। तट्टिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो हो जाएगा तद प्लस टीका तट्टिका। ऑप्शन नंबर 2। 19वां प्रश्न है वागीशः प्रयोगो अयम कस्य संधे उदाहरणम वर्तते। वागीशः पद किस संधि का उदाहरण है। तो दीर्घ संधि, च्युत्व संधि, पररूप संधि या जशत्व संधि। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जशत्व संधि। यहाँ पर वाक प्लस ईशः, इस प्रकार से झलाम जशु अंते सूत्र से तृतीय वर्ण ग हो जाता है, परिस्वर रहते और पद बन जाता है वागीशः। तो यहाँ पर होगी जशत्व संधि। 20वां प्रश्न है स्टुनास्टु सूत्र संबद्धम संधि विच्छेदम निर्धारयत। स्टुनास्टु सूत्र से संबद्ध जो संधि विच्छेद है वो कौन सा है। तो स्टुनास्टु सूत्र क्या कहता है कि सकार और तवर्ग का शकार और टवर्ग के साथ योग होने पर जो सकार और तवर्ग है वो शकार और टवर्ग में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा
उद प्लस डीनः उड्डीनः, और यहाँ पर हो जाएगी ष्टुत्व संधि। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। 21वां प्रश्न है सत्यम वद इत्यत्र कः संधि भविष्यति। सत्यम वद में कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगी अनुस्वार संधि। यहाँ पर ये जो म है इसके स्थान पर अनुस्वार होगा, तो यहाँ पर हो जाएगी अनुस्वार संधि। 22वां प्रश्न है कः प्लस अयम को अयम इत्यत्र सूत्र निर्देशः करणीयः। को अयम जो पद है इसमें किस सूत्र से ये संधि पद बना है? तो इसका विधान करने वाला जो सूत्र है वो है अतोरोर प्लुतात् प्लुते। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, मैंने जितने भी प्रश्न पत्र अभी तक हमने हल किए हैं सभी में मैंने आपको बताया है कि विसर्ग संधि में एक तो अतोरोर प्लुतात् प्लुते, एक रोरी, एक हशीचा और एक ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोअण। अगर आप ये 4 सूत्र याद कर लेते हैं तो एक ना एक प्रश्न आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में इन 4 सूत्रों में से मिलेगा। तो यहाँ पर जो सही है वो हो जाएगा अतोरोर प्लुतात् प्लुते। अगर आप डिटेल में संधियों को पढ़ना चाहते हैं, सूत्रशः पढ़ना चाहते हैं, तो संस्कृत व्याकरण नामक एक प्लेलिस्ट है जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमने विस्तृत रूप से संधियों की बात की है। इसके अतिरिक्त अगर आप सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है आरपीएससी सेकंड ग्रेड नाम से, जिसमें कि हमने पाठ्यक्रम के अनुसार सूत्रशः अध्ययन किया है। तो आप वहां से भी संधि से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है रामो जयति इत्यस्य शुद्ध संधि विच्छेदः कः। रामो जयति में शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो रामः प्लस जयति रामो जयति। 24वां प्रश्न है विद्याैश्वर्यम् इति केन सूत्रेण भवति। विद्याैश्वर्यम् किस सूत्र से सिद्ध होता है? तो यहाँ पर आपको जहां पर भी 2 मात्राएं दिखाई दें ऊपर, वहां पर कौन सी संधि होती है ये हमने ट्रिक्स वाले वीडियो में बात की है। वहां पर होती है वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि का विधान करने वाला जो सूत्र है वो है वृद्धि रेचि। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 25वां प्रश्न है झयोः अन्यतरस्यां सूत्रेण सिद्धम भवति। झयोः अन्यतरस्यां सूत्र से सिद्ध पद कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 वाक वाक हरि, वाक प्लस हरि। इस प्रकार से इसका मूल पद होते हैं, उनमें फिर जशत्व होकर और हत्व होकर इस सूत्र के द्वारा हत्व का विधान होता है। ह के स्थान पर चतुर्थ वर्ण घ हो जाता है और यहाँ पर पद बन जाता है वाक हरि। 26वां प्रश्न है निम्नलिखितो उदाहरणेषु द्वंद्व समासः कस्मिन् प्रयोगे वर्तते। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का प्रयोग किस उदाहरण में किया है? तो घनश्यामः, यथाशक्ति, दंपत्ति और शाक पार्थिवः। तो द्वंद्व समास किस में है? द्वंद्व समास है दंपत्ति पद में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित विग्रहानुसारम द्विगु समासम निर्धारयत। निम्नलिखित विग्रह के अनुसार द्विगु समास किस में है? तो उसको निर्धारित करना है। दंडः पाणौ यशसः, तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, इसमें हो जाएगा द्विगु समास। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित विग्रह अनुसृत्य तत्पुरुष समासस्य निर्णयः कर्तव्यः। निम्नलिखित विग्रह का अनुसरण करके तत्पुरुष समास का निर्णय करो। नीलम अंबरम यस्यसः, इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्षणे क्षणे इति प्रतिक्षणम, इसमें हो जाएगा केवल समास। शीतम च मधुरम च, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। और भूताय बलि, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष ऑप्शन नंबर 4। 29वां प्रश्न है निर्विघ्नम इत्यत्र समासो अस्ति। विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नम, तो अभाव अर्थ में निर उपसर्ग निर अव्यय के साथ समास हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है वृक्ष पतितः इत्यत्र समासो अस्ति। वृक्षात् पतितः वृक्ष पतितः, इस विग्रह में यहाँ पर कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4। 31वां प्रश्न है विद्या निपुणः इत्यस्य विग्रह कः। विद्या निपुणः का विग्रह क्या होगा? तो विद्यायाम
निपुणः विद्या निपुणः, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यायाम निपुणः विद्या निपुणः। 32वां प्रश्न है कृष्ण सारंगः इत्यत्र समासो अस्ति। कृष्ण सारंगः में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर 2। 33वां प्रश्न है पंचवटी इत्यत्र कः समासः। तो पंचानाम वटानाम समाहारः, इस विग्रह में पंचवटी पद में कौन सा समास है? द्विगु समास, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। 34वां प्रश्न है मृगलोचना अस्मिन् पदे समासः अस्ति। मृगलोचना पद में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 35वां प्रश्न है अन्य पदार्थ प्रधानो इदम लक्षणम अस्ति। अन्य पदार्थ प्रधान ये किसका लक्षण है? तो ये लक्षण है बहुव्रीहि समास का, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। 36वां प्रश्न है त्यज धातु कृत प्रत्यय कृते किम रूपम भवति। त्यज धातु में कृत प्रत्यय करने से क्या रूप बनता है? तो यहाँ पर बनता है त्यक्तः, ऑप्शन नंबर 3। 37वां प्रश्न है दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय कृते किम रूपम भवति। दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर क्या रूप बनता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दृष्टुम, ऑप्शन नंबर 3। 38वां प्रश्न है संपृच्छ इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति। तो समपूर्वक पृच्छ धातु से ल्यप प्रत्यय करके यहाँ पर पद बना है संपृच्छ, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 39वां प्रश्न है श्रवणम इत्यत्र श्रु धातु प्रत्ययो अस्ति। श्रवणम पद में श्रु धातु से कौन सा प्रत्यय होकर श्रवणम पद बना है? तो जहां पर भी अंत में अन इस प्रकार से दिखाई दे वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? ल्युट प्रत्यय। तो ल्युट में यू शेष रहता है और यू के स्थान पर अन आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 40वां प्रश्न है पेयम इत्यत्र पा धातु प्रत्ययो अस्ति। पेयम में पा धातु से कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो जो स्वरांत धातुएं होती हैं उनमें यत ण्यत और क्यप में से यत प्रत्यय होता है। इस विषय में हम बात कर चुके हैं, 2-3 तरीके से हमने इन प्रत्ययों को पढ़ा है, कैसे इन चारों प्रत्ययों में इसके अतिरिक्त एक क्षय प्रत्यय और है। तो इन 5 प्रत्ययों में शब्द के अंत में यह ही दिखाई देता है, तो कैसे हम अंतर करें? अगर आपको आकारांत हलंत इस प्रकार से भी याद नहीं है तो शब्द देखकर कैसे पहचाने कि इनमें से कौन सा प्रत्यय हुआ है, इसके विषय में एक चैनल पर वीडियो है जो कि ट्रिक्स भंडार नामक प्लेलिस्ट से आपको मिलेगा। अगर आप वो वीडियो एक बार देखते हैं तो फिर आप इन 5 प्रत्ययों से संबंधित प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो इसलिए आप प्रत्यय से संबंधित ट्रिक्स के जो भी वीडियो हैं आप ट्रिक्स भंडार नामक प्लेलिस्ट से अवश्य देखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41वां प्रश्न है भावः इत्यत्र भू धातु प्रत्ययो अस्ति। भावः में भू धातु से कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो इसमें हुआ है घय प्रत्यय, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 42वां प्रश्न है हन धातु णवुल प्रत्यय कृते रूपम भवति। हन धातु से णवुल प्रत्यय करके क्या रूप बनता है? तो इससे बनता है घातकः, ऑप्शन नंबर 2। 43वां प्रश्न है मतुप प्रत्ययस्य उदाहरणम निर्धारणीयम। मतुप प्रत्यय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मतुप में मान और वान शेष रहते हैं और ये सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो 4 पद दिए गए हैं इनमें से वान और मान किसके अंत में है? गुणवान के में, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 44वां प्रश्न है हर्ता इत्यत्र प्रयुक्त प्रत्ययस्य विधायकम सूत्रम निर्धारयत। हर्ता में प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा णवुल त्रिचौ, ऑप्शन नंबर 4। 45वां प्रश्न है ल्यप प्रत्ययस्य उदाहरणम निर्धारयत। ल्यप प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो ल्यप में एक तो आपको शब्द के पूर्व में उपसर्ग दिखाई देगा और दूसरा अंत में यम अम इस प्रकार के पद दिखाई देंगे। तो देखिए यम 2 में दिखाई दे रहा है, बाद में य, एक तो इसमें यह दिखाई दे रहा है, एक इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन पूर्व में प्रत्यय कहाँ पर, शब्द के पूर्व में उपसर्ग कहाँ पर दिखाई दे रहा है? स्वीकृत्य में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा स्वीकृत्य, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 46वां प्रश्न है सख्यौ इति रूपस्य वचन निर्णयः करणीयः। सख्यौ पद में कौन सा वचन है? तो सख्यौ में है एक वचन, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1। 47वां प्रश्न है आसाम रूपम इदम कस्य शब्दस्य वर्तते। आसाम
ये किस शब्द का रूप है? तो यहाँ पर हो जाएगा इदम शब्द का, ऑप्शन नंबर 3। 48वां प्रश्न है स्त्री शब्दस्य सप्तमी विभक्ते एकवचने रूपम यद भवति तद निर्धारयत। स्त्री शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनता है? तो वो बनता है स्त्रियाम, ऑप्शन नंबर 4। 49वां प्रश्न है मधु शब्दस्य मधु रूपस्य विभक्ति निर्णयम कुर्वन्तु। मधु शब्द का मधु जो पद बनता है वो कौन से विभक्ति में बनता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रथमा और द्वितीया में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 50वां प्रश्न है पितृ शब्दस्य पंचमी एक वचने रूपम भवति। पितृ शब्द का पंचमी एक वचन का रूप क्या होता है? तो पंचमी एक वचन का रूप होता है पितुः। 51वां प्रश्न है आत्मन शब्दस्य तृतीय एक वचने रूपम भवति। आत्मन का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है? तो ये होता है आत्मना, ऑप्शन नंबर 4। 52वां प्रश्न है गच्छत शब्दस्य द्वितीय विभक्तौ बहुवचने रूपम भवति। गच्छत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा गच्छतः, ऑप्शन नंबर 2। 53वां प्रश्न है नदी शब्दस्य पंचम्यामेक वचने रूपम भवति। नदी शब्द का पंचमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा नद्यः, ऑप्शन नंबर 2। 54वां प्रश्न है जगत शब्दस्य प्रथमायाम द्विवचने रूपम भवति। जगत शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रूप होगा जगति। 55वां प्रश्न है वारी शब्दस्य सप्तम्याम एक वचने रूपम भवति। वारी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो ये होगा वारिणी, ऑप्शन नंबर 2। 56वां प्रश्न है अस्मद शब्दस्य सप्तम्याम विभक्तौ एक वचने रूपम भवति। अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा मई, ऑप्शन नंबर 3। 57वां प्रश्न है वधु शब्दस्य चतुर्थ्याम एक वचने रूपम भवति। वधु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? तो चतुर्थी एक वचन में रूप होगा वध्वई, ऑप्शन नंबर 1। 58वां प्रश्न है पक्ष्यति रूपम इदम कस्य धातो वर्तते। पक्ष्यति रूप किस धातु का रूप है? तो ये है पच धातु का। लृट लकार में इस तरीके से इसके रूप बनते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 59वां प्रश्न है हंति रूपस्य वचनम किम। हंति जो पद है इसमें कौन सा वचन है? तो इसमें है एक वचन, यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अनमः रूपस्य लकारम निर्धारयत। अनमः जो पद है इसमें कौन सा लकार है? तो इसमें है लंग लकार, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 61वां प्रश्न है दृश्य धातु लृट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। दृश्य धातु लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होता है? तो ये होता है दृक्षयन्ति, ऑप्शन नंबर 4। 62वां प्रश्न है गम धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष द्विवचने रूपम भवति। गम धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होता है? तो ये हो जाएगा आगच्छतम, ऑप्शन नंबर 3। 63वां प्रश्न है सेव धातु लट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। सेव धातु का लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होता है? तो सेव आत्मनेपद धातु है, इसमें मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है सेवध्वे, ऑप्शन नंबर 3। 64वां प्रश्न है दा धातु लट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। दा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होता है? तो ये होता है दद्मः, ऑप्शन नंबर 2। 65वां प्रश्न है क्री धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। क्री धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होता है? तो ये होता है अकुर्मा। 66वां प्रश्न है चुर धातु मध्यम पुरुष एक वचने विधिलिंग लकारे रूपम भवति। चुर धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का विधिलिंग लकार में क्या रूप होता है? तो यहां पर हो जाएगा चोर्यः, ऑप्शन नंबर 4। 67वां प्रश्न है न खलु धीमताम कश्चित् विषयः इत्यत्र अव्ययम किम। यहाँ पर अव्यय क्या है? तो यहाँ पर अव्यय है खलु, जो कि निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 68वां प्रश्न है अव्यय भिन्नम पदम किम।
इनमें से कौन सा पद अव्यय भिन्न है अर्थात अव्यय नहीं है? तो प्रातः अव्यय है, चिरम अव्यय है, कदापि अव्यय है और निंदा अव्यय नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है चक्रम शनैः उच्चैः गच्छति इत्यत्र कति अव्यय पदानि? इसमें कितने अव्यय पद हैं? तो इसमें शनैः और उच्चैः ये 2 अव्यय पद हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्वे पदे। 70वां प्रश्न है एषु उपसर्गो न अस्ति, इनमें से उपसर्ग नहीं है। तो वी, आंग, अति और पुनः, तो कौन सा उपसर्ग नहीं है इनमें? पुनः। संस्कृत में 22 उपसर्ग माने गए हैं। उपसर्गों के विषय में भी हमने अध्ययन कर लिया है। वस्तुतः सेकंड ग्रेड का पूरा पाठ्यक्रम हम पढ़ चुके हैं, बीच बीच में रिवीजन वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं और बहुत जल्द ही टेस्ट भी, मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो सेकंड ग्रेड के सारे वीडियो चैनल पर हैं। आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक एक प्लेलिस्ट है, उससे सारे वीडियोस देख सकते हैं जो कि वहां से श्रृंखला में दिए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 71वां प्रश्न है संतः परीक्षा अन्यतरद भजन्ते इत्यत्र उपसर्गः कस्मिन् पदे अस्ति? इसमें उपसर्ग कौन से पद में लगा हुआ है? तो इसमें उपसर्ग है परीक्षा में, परिपूर्वक इक्ष धातु से और ल्यप प्रत्यय करके पद बनता है परीक्षा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 72वां प्रश्न है प्रत्यासीदति इत्यत्र धातु उपसर्ग योगः कः? प्रत्यासीदति पद में कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर प्रति और आपूर्वक सद धातु से पद बनता है प्रत्यासीदति, ऑप्शन नंबर 2। 73वां प्रश्न है अव्यय पदम निर्धारयत, अव्यय पद का निर्धारण कीजिए। गच्छतः, प्रातः, प्राप्तः, प्राप। तो अव्यय क्या होता है? प्रातः। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 74वां प्रश्न है प्रश्नार्थकम अव्यय पदम निर्धारयत, अव्यय पद कौन सा है जो प्रश्नार्थक हो, अर्थात प्रश्न बनाने के लिए किस अव्यय पद का प्रयोग किया जाता है? अत्र, इत्थम, कथम, इदानीम। तो प्रश्नार्थक अव्यय कौन सा है? ये हो जाएगा कथम, ऑप्शन नंबर 3। 75वां प्रश्न है कालवाचकम अव्यय पदम किम? कालवाचक अव्यय पद कौन सा है? उच्चैः, अद्य, अत्र और नमः। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से ये 75 प्रश्न हैं, इनको अच्छे से हमने देखा है। आप वीडियो देखकर अपना आकलन भी कर सकते हैं, आपके कितने सही हुए हैं वो भी देख सकते हैं। बाकी के जो बचे हुए 75 प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।